मेरा नाम अशोक चौधरी है और मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में एसी सर्किट्स। जब एसी सर्किट की बात आती है तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होता है साइन वेवफॉर्म्स। साइन वेवफॉर्म्स हमेशा एसी सर्किट्स के एनालिसिस और एसी वोल्टेज और करंट एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि अपनी वोल्टेज और करंट एसी सर्किट्स के अंदर हमेशा साइन वेवफॉर्म में ही होती हैं। साइन वेवफॉर्म हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, +2 में पढ़ी होगी, 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। साइन वेवफॉर्म्स एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के साथ में, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है, इसके साथ में ये अपने आप को रिपीट करती है। तो जो वेवफॉर्म्स एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में अपने आप को रिपीट करती हैं, उन सभी को हम पीरियोडिक वेवफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि उनका वही एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड उन्हीं वेवफॉर्म्स का होता है जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करती हैं। जैसे कि इस टाइम से लेकर के यहाँ तक ये वेवफॉर्म्स एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे जाती है, तो इस पॉइंट के बाद में ये सेम स्ट्रक्चर वापस रिपीट करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन होता है, इसको इस वेवफॉर्म्स का टाइम पीरियड बोलता है। इसी वेवफॉर्म की जब फ्रीक्वेंसी की बात करें, एफ इक्वल टू ये होती है 1 टाइम पीरियड। जो इस वेवफॉर्म्स का टाइम पीरियड होता है, इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस वेवफॉर्म्स की होगी फ्रीक्वेंसी। ये साइन वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है। साइन वेव को हम एंगुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर ये स्टार्टिंग में 0 होती है, उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, 0 रेडियन बोलते हैं। जहाँ पर पहली बार ये पॉजिटिव मैक्सिमम होती है, उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, क्योंकि 90 थीटा इक्वल टू 90 के ऊपर साइन वेवफॉर्म्स अपनी हाईएस्ट वैल्यू देती है, मतलब 1 वैल्यू होती है। उसके बाद में 180 के ऊपर डिग्री के ऊपर साइन थीटा वापस 0 हो जाता है। 270 के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू -1 हो जाती है, और 360 के ऊपर साइन थीटा वापस 0 हो जाती है। ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 180 डिग्री तक का इस टाइम पीरियड को बोलते हैं हाफ टाइम पीरियड, T/2। ये होता है T/2। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट होती है, इसको बोलते हैं साइन वेवफॉर्म की पीक, V पीक। और इस पॉइंट को बोलते हैं पीक वोल्टेज। और ये पीक वोल्टेज, सपोज ये वोल्टेज वेवफॉर्म है, इसको वोल्टेज वेवफॉर्म मानो, ये पीक पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होता है। इसको जनरली हम वी नोट से, यदि वोल्टेज वेवफॉर्म है तो वी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इसकी इक्वेशन है। मैंने सपोज ये ए नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ये सिंपल साइन वेवफॉर्म्स में, तो इसको लिख देंगे ए नोट लिख देंगे हम। और ये इसका नेगेटिव पीक है, तो ये हो जाएगा इसका -A0। ये साइन वेवफॉर्म्स के डिफरेंट पैरामीटर है और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसके आगे हम एसी वोल्टेज और करंट की बात करें तो ये एक एसी वोल्टेज वेवफॉर्म है, मतलब एक साइन वेवफॉर्म है। यह हमने एक सर्किट के अंदर ये वोल्टेज सोर्स है जो ये साइन वेव जनरेट करता है, और इसके लोड एंड के ऊपर एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 100 ओम। तो इस सर्किट के अंदर से जो करंट कितनी होगी, करंट की वेवफॉर्म्स, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ये करंट वेवफॉर्म है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना अपने को। जो एम्पलीट्यूड होगा, जो वोल्टेज वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पर अलग अलग होता है। ये पीक एम्पलीट्यूड है 100 वोल्टेज इसका, और ये इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड होता है, मतलब यहाँ से लेकर के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर हम देखेंगे, ये सारे इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड हैं वोल्टेज वेवफॉर्म्स के। ये सभी के सभी 100 फैक्टर से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है करंट होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस होती है। तो सिंपली हम डिवाइड करेंगे तो इस वेवफॉर्म को हम स्केल कर देंगे 100 से, केवल रेजिस्टेंस लोड लगा है, तो इसको 100 से स्केल कर दिया तो अपने पास में ये वेवफॉर्म आ गई। आगे हम साइन वेवफॉर्म के पैरामीटर्स का डिस्कशन करें तो सबसे पहला पैरामीटर आता है पीक वैल्यू, जो मैंने आपको बताई थी। ये वेवफॉर्म है, उस वेवफॉर्म, ये साइन वेवफॉर्म है, तो इसकी ये वैल्यू क्या रहेगी, पीक वैल्यू रहेगी। ठीक है। यदि वोल्टेज वेवफॉर्म है तो इस पीक वैल्यू को हम Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट वेवफॉर्म है तो Im से रिप्रेजेंट करते हैं। M स्टैंड फॉर द मैक्सिमा। दूसरा है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर, तो ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। ओके,
तो ये वैल्यू क्या होगी, पीक टू पीक वैल्यू, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब पॉजिटिव मैक्सिमा से लेकर के नेगेटिव मैक्सिमा के बीच की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो पीक टू पीक वैल्यू होगी। ये हमेशा होती है 2 मल्टीप्लाई बाई वी एम। देखो यहाँ से यहाँ तक की वी एम होगी, यहाँ से यहाँ तक की वी एम होगी, और यहाँ से यहाँ तक की भी वी एम होगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 वी एम हो गया। ठीक है। तीसरा पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे एवरेज वैल्यू। देखो एक टोटल पूरी कंप्लीट साइकिल है, ये कंप्लीट साइकिल है, यदि इसकी हम एवरेज वैल्यू के बारे में बात करें तो ये हमेशा होगी जीरो, क्योंकि एवरेज वैल्यू हमेशा जो वेव फॉर्म होती है उसका एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द टाइम होता है। तो टोटल हम एरिया अंडर द कर्व यदि हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हाफ टाइम ड्यूरेशन के अंदर तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन नीचे वाले हाफ टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये नेगेटिव है, और ये दोनों एरिया अंडर द कर्व द सेम है, तो ये दोनों ऐड होकर के जीरो हो जाएंगे। तो हमेशा एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हाफ साइकिल की ही एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे हम क्या करते हैं कि हमेशा जो इसके जो कैलकुलेशन करते हैं, जो टोटल वोल्टेज और करंट जो भी हम मेज़र करते हैं वो हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से ही मेज़र करते हैं, मतलब वो होती है आरएमएस वैल्यू। यहाँ पर हम एवरेज वैल्यू से इसके कोई भी पैरामीटर सॉल्व नहीं करते, हमेशा हमें चाहिए होती है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो एसी करंट होती है वो अपना हीटिंग इफेक्ट दिखाती है। तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कि हमेशा पावर जीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि सिंपल एवरेज लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो पावर भी जीरो हो जाएगी, वोल्टेज और करंट का एवरेज जीरो हो गया तो पावर जीरो होगी। हीटिंग इफेक्ट शो करती है, तो हमेशा इसके लिए क्या करते हैं, हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो मेजरिंग एलिमेंट होते हैं अपने पास में वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं करंट और वोल्टेज के लिए, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही मेजर करते हैं, न कि एवरेज वैल्यू। एसी के अंदर जब एसी वोल्टेज और करंट का एसी सर्किट का एनालिसिस करते हैं तो जितने भी मेजरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो आरएमएस वैल्यू ही मेजर करते हैं, ना कि एवरेज। एवरेज तो हमेशा जीरो होगी। ओके। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और ये है कि जो डीसी की आरएमएस होती है वो एवरेज होती है, वो दोनों बराबर होती हैं। जो ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसलिए डीसी के अंदर जो मीटर होते हैं वो आरएमएस लगाओ या एवरेज लगाओ, दोनों सेम ही वैल्यू देंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करें कि आरएमएस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आरएमएस के लिए सिंपल सा है कि आपने +2 की मैथमेटिक्स का ये एक मतलब कि टॉपिक है, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, अपने को पता है। ये एक वेव फॉर्म है, साइन वेव फॉर्म से, इसका ये टर्मिनल ए है और ये पॉइंट बी है, ये इस टाइम स्पेन है, मतलब कि ए से स्टार्ट हुआ टाइम और बी तक ख़त्म हुआ। तो इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है कि इसका स्क्वायर, वेव फॉर्म क्या है, वाई है, वाई का फंक्शन है, तो वाई का स्क्वायर अपॉन डी टी, और इसका इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन। देखो इसका स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव वेव फॉर्म है, ये भी इधर रहेगी और नेगेटिव वाली भी स्क्वायर होकर के ऊपर ही आ जाएगी, ये दोनों सिमेट्रिकल हो जाएंगी। ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम ड्यूरेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम ड्यूरेशन। दूसरा हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और यहाँ तक का दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये नेगेटिव वाली है, ये भी क्या रहेगी, ये भी पॉजिटिव में आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और ये पॉजिटिव में है ही है। तो हम पूरी का यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं करके एक छोटा सा टाइम स्पेन ले लेते हैं, इतना, इसी का इंटीग्रेशन कर ले। देखो ये सारी मैथमेटिकल पोर्शन है, मैं आगे जा करके +2 की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें डिटेल, और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, या आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे का भी स्क्वायर कर सकते हो, पूरे का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, तब भी सेम ही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने पूरा न लेकर के π/2 मतलब इतने टाइम पीरियड का ही इंटीग्रेशन किया है। तो आरएमएस मैंने कैलकुलेट करी, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले के अंदर मैंने लिखा सब कुछ, ये सारी चीज़ें लिखी, इसको कैलकुलेट कर दिया, तो लास्ट में मेरे पास में आरएमएस वैल्यू आ गई, वी आर एम एस इक्वल टू 1/√2 इंटू वी पीक। वी पीक मतलब ये एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, वो आप ध्यान देना हमेशा, पीक वैल्यू इसकी हाईएस्ट पॉइंट होती है, आरएमएस वैल्यू हमेशा पीक वैल्यू से थोड़ा नीचे की ओर आएगी, और एवरेज वैल्यू आरएमएस के नीचे आएगी।
RMS यहाँ पर आ जाएगी और एवरेज RMS के नीचे आ जाएगी। मतलब RMS वैल्यू पीक और एवरेज के बीच में आ जाएगी, और एवरेज वैल्यू हमेशा आप हाफ टाइम पीरियड का ही लोगे, ना कि पूरे टाइम साइकिल का। ठीक है, पीक टू पीक वैल्यू यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पीक टू पीक वैल्यू है, ये माइनस पीक है। पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी? 2V ठीक है। RMS के बाद में हम एवरेज की बात करें तो एवरेज का भी वही लॉजिक है, आप हाफ साइकिल की लो चाहे 1/4 साइकिल का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका इंटीग्रेशन करो, सेम ही आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। और ये इंटीग्रेशन का रूल होता है कि यदि वेवफॉर्म्स बीच से यदि इधर वाली वेवफॉर्म्स और इधर वाली का एरिया यदि इक्वल है तो आप 1/2 कर सकते हो। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला है, ये आपने कर दिया, निकाला, तो एवरेज निकल गया इसका ये वाला, वी एवरेज इक्वल टू 2/पाई इंटू VPK। ठीक है, आप निकाल लोगे। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक आता है, वो आता है फेज शिफ्ट। हमेशा साइन वेवफॉर्म को हम फेजर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये सारा टॉपिक है ये फेज शिफ्ट के ऊपर और फेजर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही चलेगा। ये बहुत आसान है, आप देख लेना, एक बार समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ग्रीन वेवफॉर्म है ये साइन, ये है वोल्टेज वेवफॉर्म्स। सपोज ये वोल्टेज वेवफॉर्म, इसको रिप्रेजेंट किया V इक्वल टू 40V साइन थीटा। 40 इसका पीक है, ये वाला पीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये रेड वाली है, ये दूसरी वेवफॉर्म है, इसको मैं करंट वेवफॉर्म भी बोल सकता हूँ, या फिर आप कोई दूसरी वेवफॉर्म मान लो। ठीक है, इसकी जो पीक वैल्यू है ये वोल्टेज वेवफॉर्म की पीक वैल्यू से कम है, लो है। ठीक है, इसकी पीक वैल्यू कितनी है? 30 है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे V इक्वल टू 230V, आगे साइन थीटा थीटा, दोनों में थीटा थीटा सेम है। ठीक है, एंगल दोनों का हमने सेम लिया। अब आगे -45 कैसे आया, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। आप देखो कि ये ग्रीन वाली वेवफॉर्म्स है, ये पहले 0 होगी, और रेड वाली वेवफॉर्म्स है ये 45 एंगल के बाद में आकर के 0 हुई है। मतलब कि ये 45 डिग्री पीछे चल रही है ग्रीन वाली से। ग्रीन वाली से कितनी चल रही है? 45 डिग्री पीछे। तो ये 45 डिग्री क्या होगी? लेग होगी। मतलब रेड वाली वेवफॉर्म से ये 45 डिग्री लेग है ग्रीन वाली वेवफॉर्म से। तो ग्रीन वाली वेवफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में, ग्रीन वाली वेवफॉर्म्स के रेफरेंस में हम रेड वाली वेवफॉर्म्स की इक्वेशन लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? ये -45 डिग्री थीटा से क्या चल रही है? लेग चल रही है। यही इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन है, और इसी को बोलते हैं फेज शिफ्ट। मतलब ये -45 डिग्री फेज शिफ्ट होगी। ये क्या है? लेग है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे जब मैं डिस्कस करूं तो सपोज ये एक लोड है, ये प्योर रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो साइनोसॉइडल है, मतलब जो AC है, AC वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो इस लोड के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों की वेवफॉर्म्स कैसी होगी ये हम डिस्कस करते हैं। ये सर्किट है, इसके अंदर ये वाली है वोल्टेज वेवफॉर्म्स, ये वोल्टेज वेवफॉर्म्स है, जो डॉटेड वाली है ये है करंट वेवफॉर्म्स। अब देखो कि वोल्टेज वेवफॉर्म से स्केल हो जाएगी करंट वेवफॉर्म से। स्केल हो जाएगी किस पैरामीटर से? R से। मतलब जितना R ज़्यादा है उतनी ही ये करंट वेवफॉर्म्स क्या रहेगी? नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, ये दोनों वेवफॉर्म्स को हमने यहाँ पर ट्रेस कर लिया। अब आगे बात करते हैं पावर की। इसके अंदर पावर किस फॉर्म में जाएगी? इसमें हीट के फॉर्म में जाएगी। रेजिस्टेंस के अंदर पावर हमेशा हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो इसमें हम 0 से लेकर T2 टाइम पीरियड तक का हम यदि डिस्कशन करेंगे तो पावर क्या रहेगी? वोल्टेज और करंट दोनों को क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या रहेगी? पॉजिटिव साइड में एक, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया वोल्टेज और करंट का। तो ये अपने पास में नई वेव फॉर्म्स आ गई, ये आ गई पावर की वेव फॉर्म्स। इसके आगे T/2 टाइम पीरियड से लेकर T टाइम पीरियड तक चलेंगे। यहाँ पर करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो पावर क्या रहेगी? पॉजिटिव वापस। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और टोटल पावर की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? हम दोनों के RMS का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर वोल्टेज के RMS का मल्टीप्लाई बाई करंट के RMS का मल्टीप्लाई, दोनों के RMS का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी ये। क्योंकि देखो वोल्टेज का RMS कितना होता है? Vm/√2, Vm/√2, और करंट का भी क्या रहेगा? Im/√2।
Im/√2, तो दोनों √2 होकर के 2 बन गया। ये अपने पास में टोटल पावर आ गई, इस मतलब कि इस रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम्ड पावर आ गई। ठीक है, अब हम इसी के साथ में डिस्कस करें। सपोज लोड पर अपने पास में प्योर इंडक्टर लगाओ। ठीक है, इंडक्टर को हम एसी के अंदर इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू एफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी होती है जो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा होता है, उस वोल्टेज सोर्स की जो साइन वेव फॉर्म होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब वो किस स्पीड से फ्लक्चुएट हो रहा है। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको पता होगा 1/T होती है। ठीक है, मतलब कि इसका इम्पीडेंस होगा वो सोर्स की वोल्टेज वेवफॉर्म होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसी सर्किट के अंदर हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो करंट को हम सिंपली लिख सकते हैं I = वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या हो गया, आयोटा ओमेगा। जब 1 अपॉन आयोटा है, आयोटा को हम फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 1 अपॉन आयोटा की e की पावर माइनस आयोटा 90 डिग्री लिखते हैं। ये +2 की मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज़ बताई गई है, वहाँ से आपको पता होगा। तो 1 अपॉन आयोटा को हम ऊपर लाएंगे तो ओमेगा टी माइनस इससे क्या रहेगा, ये 90 डिग्री माइनस हो जाएगा ओमेगा टी से। यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने माइनस 90 डिग्री कर दिया ओमेगा टी। तो करंट की वेव फॉर्म्स क्या हो जाएगी, स्केल हो जाएगी और 90 डिग्री क्या हो जाएगी, इससे लेग हो जाएगी। -90 का मतलब लेग होगी, LAG। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो ये वोल्टेज वेवफॉर्म है और ये डॉटेड वाली करंट वेवफॉर्म से। आप देखो वोल्टेज वेवफॉर्म पहले 90 डिग्री होगी और ये उस टाइम में 0 ही है, मतलब कि ये इससे पीछे चल रही है। 90 डिग्री होने के बाद में जाकर के यहाँ पर जाकर के ये +90 हुई है। ठीक है, आधे टाइम के बाद में 90 डिग्री बाद में ये हाईएस्ट हुई है। ठीक है, ये मतलब लेगिंग है। अब यहाँ पर हम पावर की बात करें तो जो स्टार्टिंग वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म हमने ट्रेस कर ली, मतलब ड्रॉ कर ली। उसके बाद में 0 से लेकर T/4 का टाइम पीरियड है, T/4 तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, 45 T/4 कितना होता है, 45 डिग्री। नहीं सॉरी 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ तक का। ठीक है, 90 डिग्री के अंदर करंट वेवफॉर्म भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अपनी पावर क्या रहेगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव रहेगी और इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अब 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक हम बात करें, यहाँ पर करंट पॉजिटिव है और वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगी नेगेटिव की ओर। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, इस टाइम पीरियड के अंदर जितनी पावर है, ये पावर का मतलब कि ग्राफ है, जितना इसका एरिया है उतना ही इस टाइम पीरियड के अंदर नेगेटिव साइड में एरिया होगा। ठीक है, जो पॉजिटिव पावर है इसको हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर का मतलब है कि जो सोर्स होगा ये इधर लोड की ओर पावर को देगा, मतलब कि लोड होगा वो एनर्जी को स्टोर करेगा, ये लोड में एनर्जी जा रही है। अब आगे जाएंगे तो नेगेटिव पावर क्या है, नेगेटिव है। पावर नेगेटिव होने का मतलब है कि जो अपना लोड है, ये अपना लोड है, ये पावर दे रहा है सोर्स को। ठीक है, ये पावर दे रहा है सोर्स को इस टाइम इंटरवल के अंदर में। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक इस टाइम इंटरवल के अंदर जितनी पावर इसने अपनी कंज्यूम करी है उतनी ही इस टाइम इंटरवल के अंदर ये पावर वापस सोर्स को दे दी। तो इसका टोटल कंजप्शन ऑफ पावर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब इस चीज़ से अपने को यही मतलब कि रिजल्ट निकलता है कि जो प्योर इंडक्टर होता है उसका पावर कंजप्शन हमेशा एसी सर्किट के अंदर क्या होता है, 0 होता है। वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। पावर कंज्यूम नहीं करेगा तो वर्क डन बाय द लोड इज ऑलवेज 0। तो ये कोई भी काम नहीं करेगा, इसका वर्क डन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आएगी, आप कहोगे कि जब इंडक्टेंस है कोई भी काम नहीं करेगा तो इसको सर्किट के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। देखो इंडक्टर होता है, सपोज ये इसका वर्क डन तो 0 होता है, लेकिन सर्किट के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि इंडक्टिव सर्किट्स होते हैं, इंडक्टिव सर्किट अपने क्या होते हैं, फैन हो गया,
ठीक है, फ़ैन की मोटर होती है, रोटेटिंग जो मोटर होती हैं जनरली, उनके अंदर कॉइल लगी होती है, वो सारा इंडक्टर होता है, प्योर इंडक्टर। उसका मेन पर्पज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी तभी वो मोटर या पंखा क्या है चलेगा। तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के काम में आती हैं। ठीक है, इसी के साथ हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होता है वो 1/i/ओमेगा c से रिप्रेजेंट करते हैं। जब करंट निकालेंगे तो वोल्टेज अपॉन 1/i/ओमेगा c, इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो आयोटा ऊपर है तो क्या रहेगा, ये फेज में लीडिंग होगा, प्लस 90 डिग्री आएगा। ठीक है, इसकी वेव फॉर्म रिप्रेजेंट करें तो ये वोल्टेज की वेव फॉर्म्स है, इसकी लीडिंग है, करंट की वेव फॉर्म क्या होनी चाहिए, लीडिंग होनी चाहिए, वोल्टेज से क्या है 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो 90 डिग्री इसको हम आगे चलाएंगे तो ये वेव फॉर्म्स रहेगी करंट की रहेगी। ये इसके पीछे करेंगे 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री चल लिया ये, तब जाकर के जीरो हुआ है यहाँ पर जाकर के। इसके आगे हम पावर की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टाइम इंटरवल के अंदर ये क्या करेगा, पावर एनर्जी रिलीज करेगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी थी, जब इंडक्टेंस सर्किट था वो इस टाइम इंटरवल के अंदर क्या रहता है, पावर एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टेंस क्या करेगा इसमें, इस टाइम इंटरवल के अंदर स्टोर करता है, और कैपेसिटेंस सर्किट क्या कर रहा है, इसमें रिलीज कर रहा है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम इंटरवल के अंदर कैपेसिटिव सर्किट एनर्जी रिलीज करता है, उस टाइम इंटरवल के अंदर कैपेसिटिव सर्किट एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे अपने बहुत काम आएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इनने इस पूरे वेव फॉर्म्स के अंदर पावर को स्टडी किया तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी ही स्टोर हुई। ये भी सेम कैपेसिटर की तरह ही है, लेकिन इसका टाइम जो ड्यूरेशन है स्टोर करने वाला रिलीज करने वाला जस्ट अपोजिट है प्योर इंडक्टिव सर्किट के। ठीक है, लेकिन इसका भी वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, क्योंकि जितनी एनर्जी ये रिलीज करता है उतनी ही स्टोर करता है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या रहेगा, इसका हमेशा जीरो रहेगा। इसके आगे हम डिस्कस करें तो सीरीज आरएल सर्किट की बात करते हैं। एक सर्किट है जिसके अंदर हमने रजिस्टर है, रजिस्टर के सीरीज के अंदर हमने इंडक्टेंस लगा दिया। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से जो सोर्स है वो पावर देगा, तो ये तो उस पावर को क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम करके किसकी फॉर्म में निकल जाएगी, हीट की फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, और ये वाला इंडक्टेंस क्या करेगा कि कुछ टाइम इंटरवल के लिए स्टोर करेगा, और फिर जितनी स्टोर करेगा अगले ही टाइम इंटरवल के अंदर वो सारी रिलीज कर देगा। ठीक है, इंडक्टेंस की यही प्रॉपर्टी है। तो ओवरऑल क्या करेगा ये सर्किट, कुछ पावर को कंज्यूम करेगा लेकिन कुछ को ये क्या करेगा, रिलीज भी करेगा। ये वोल्टेज वेव फॉर्म्स है, ये करंट वेव फॉर्म्स है। करंट वेव फॉर्म्स हमने निकाली यहाँ पर I = V/R, तो यहाँ पर 90 डिग्री नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, फाई रहेगा। फाई एक एंगुलर है, फेज एंगल, वो फेज एंगल कितना रहेगा, फाई = tan इनवर्स ω/L/R, R प्लस आयोटा ओमेगा एल, ये टोटल सीरीज के अंदर है R और L, तो दोनों को हमने एडअप कर दिया। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर देंगे, करंट आ गई। अब ये फाई की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंडक्टेंस लगा हुआ रजिस्टर के सीरीज के अंदर में, तो ये तो पक्का पता है कि फेज हमेशा क्या रहेगा, लेगिंग रहेगा, करंट होगा वो हमेशा लेगिंग रहेगा करंट। अब वो कितना रहेगा, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये चीज़ क्या जाएगी, इनफाइनाइट की ओर जाएगी। ये क्या करेगी, इनफाइनाइट की ओर जाएगी। तो इनफाइनाइट की ओर जाएगी तो फाई की वैल्यू क्या रहेगी, कम होती जाएगी। फाई की वैल्यू कम होती जाएगी, ये क्या रहेगा, जीरो की ओर जाता रहेगा। ठीक है, यही है। सपोज इसको फेजर में रिप्रेजेंट करें तो ये वोल्टेज है और ये करंट है, करंट की वैल्यू फाई है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू में बढ़ाऊंगा, फाई थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ये थीटा है, यही फाई है, यही फाई है। थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू जीरो की ओर रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इसकी वैल्यू लो होती जाएगी, तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। थीटा इधर की ओर बढ़ता जाएगा 90 डिग्री तक। 90 डिग्री मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री के अंदर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू पूरी इसकी वैल्यू रहेगी इंडक्टेंस की। इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कम होती होती कहाँ तक आ जाएगी, जीरो के पास में आ जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना।
तो हमेशा सीरीज आरएल सर्किट होता है, इसके अंदर जो करंट होता है ये हमेशा लेगिंग होता है, और थीटा की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपके साथ में आरएलसी सर्किट हैं वो डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब मैं आपके पास साथ आज बात करता हूँ अभी एसी पावर्स के बारे में, कि एसी पावर कितने टाइप्स की होती हैं। देखो, एसी पावर्स होती हैं वो हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। पहली है एक्टिव पावर, जो पावर सच में सर्किट के अंदर लोड के अंदर काम करती है उसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं। इसको हम मेज़र करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं किलो वाट के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्किंग पार्ट ऑफ द, जो अपनी डिवाइस के अंदर जो लोड के अंदर जो एक्चुअल वर्क डन होता है ना, वो इसी का होता है, वो इसी एसी पावर का, इस एक्टिव पावर के द्वारा ही होता है। दूसरी हम बात करें वो करते हैं रिएक्टिव पावर की। रिएक्टिव पावर को हम वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, के वी ए आर, के हमेशा किलो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो एसी सर्किट होते हैं और एसी लोड होते हैं वो बड़े हेवी होते हैं, तो पावर हमेशा किलो के अंदर ही होती है। तो हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखना, जनरली मैं किलो लिखूंगा, तो किलो उसी के लिए लिखते होते हैं। तो वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव के वी ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिएक्टिव पावर होती है, ये नॉन वर्किंग पावर होती है जिसका कोई काम नहीं होता, लेकिन ये सर्किट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो मैंने आपको बताया था, सर्किट के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, वो यही जनरेट करती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तभी सर्किट काम करता है। सर्किट जनरली कौन कौन से होते हैं? मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, उन सभी के अंदर मैक्सिमम के अंदर कॉइल्स होती हैं, और वो कॉइल्स होती हैं तो उन सभी के अंदर रिएक्टिव पावर्स भी होती हैं। तीसरी होती है अपरेंट पावर। अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर दोनों का क्या रहेगा? एडिशन होता है, दोनों का एडिशन होता है। और जो अपना बिजली का बिल आता है घरों के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर, वो हमेशा अपरेंट पावर को ही मेजर करता है। वो हमसे एक्टिव पावर का भी बिजली का बिल लेते हैं, एक्टिव पावर का भी पैसा लेते हैं और रिएक्टिव पावर का भी पैसा लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। बिजली का मीटर होता है उसको हम एनर्जी मीटर भी बोलते हैं, एनर्जी मीटर, उसका दूसरा क्या नाम है, टेक्निकली वर्ड है उसका एनर्जी मीटर। वो रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर दोनों को मेजर करता है, और दोनों को एडअप करके जो अपेरेंट पावर होता है उसका हमसे चार्ज लेता है, ठीक है। दिस प्रोवाइड द बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पार्ट ऑफ द पावर, ठीक है। ये समझ में आ गया? देखो बच्चों, मैं एक अलग एग्जाम्पल है उससे मैं आपको एक समझाता हूँ, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये आपके पास में एक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक आप समझ गए होंगे कौन सी कोल्ड ड्रिंक है। जिनको नहीं समझ में आया वो पोगो देखो, ठीक है। आप गए एक दुकान के ऊपर, किसी कैफ़े के अंदर गए, वहाँ पर आपने ये वाली कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, उसने आपको ऊपर से डाला, डालने के बाद में यहाँ तक तो आपके पास में ये कोल्ड ड्रिंक आ गई, इसके ऊपर बन गया आपके पास में फोम। तो आपने एक पूरा कप लिया तो उसने आपसे चार्ज लिया पूरे के पूरे कप का, ऊपर से लेके नीचे तक। ये होगी टोटल पावर। ऊपर वाला जो फॉर्म है इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव पावर। ये नॉन वर्किंग पार्ट है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टिव पावर से। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव पावर से, लेकिन हमें पैसा देना पड़ेगा दोनों पावर का। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यदि ये नहीं होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा इसको पीने में। आ गया समझ में? एक्टिव पावर कौन सी है, रिएक्टिव पावर कौन सी है, दोनों का सम कौन सा है, इस तरीके से होता है। इसके आगे ये जो सर्किट है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। ये लोड है, ये कौन सा है? ये लोड है आर और एल का कॉम्बिनेशन। अब मुझे कैसे पता चला कि ये आर और एल का कॉम्बिनेशन है? ये चीज़ आप देखना। ये इसलिए पता चला क्योंकि जो करंट वेव फॉर्म्स है, ये वाली क्या है? करंट वेव फॉर्म है, और ये वाली कौन सी है? वोल्टेज वेव फॉर्म्स। करंट वेव फॉर्म्स क्या है? लेगिंग है वोल्टेज वेव फॉर्म्स से, ठीक है। वोल्टेज वेव फॉर्म्स पहले ही इस एंगल में पहुंच गई, जबकि करंट वेव फॉर्म्स कुछ टाइम के बाद में इस एंगल पर पहुंची है। लेगिंग और लीडिंग की आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं आगे के लेक्चर में किसी अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे लेगिंग और लीडिंग्स निकालते हैं। लेकिन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। आप सिंपली
पकड़ लेना कि जीरो, जीरो पहले कौन सा हो रहा है, जीरो पहले ये हुआ, यहाँ से पकड़ा, तो उसके कुछ टाइम के बाद में ये जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब बाद में जो जीरो हो रहा है वो कौन सा है, अपना लेग है। ठीक है, अब मैं आर क्यों जोड़ा, मैंने आर इसलिए जोड़ा, यदि प्योर एल होता तो जितनी एनर्जी रिलीज करता उतनी ही एनर्जी स्टोर करता, ये दोनों क्या रहते, इक्वल होते जब प्योर एल होता, लेकिन ये एनर्जी स्टोर ज़्यादा कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है और रिलीज कम कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ है इस लोड के अंदर जो पावर एनर्जी का कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कर लिया, फिर कुछ जो इंडक्टेंस की एनर्जी थी वो तो इंडक्टेंस ने सारी रिलीज कर दी, लेकिन जो इसमें रेजिस्टेंस बैठा था उसने हीट के रूप में, हीट में कंज्यूम कर ली। ठीक है, अब बच्चों एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिएक्टिव पावर होती है वो हमारे सर्किट के लिए कैसे मतलब कि फ़ायदेमंद होती है और कैसे अपने लिए नुकसानदायक होती है। सपोज़ आपके घर के अंदर कोई लोड है, मतलब कि हेवी मशीन है, वो क्या कर रही है कि एनर्जी को रिलीज़ कर रही है, रिलीज़ कर ली, यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, अब यहाँ से सोर्स है, या तो वो एनर्जी जाएगी सोर्स के अंदर, अब सोर्स का काम तो ये है कि एनर्जी देना ही देना, लेकिन एनर्जी लेगा थोड़ी ना, इसको दोगे तो मतलब कि इसको दिक्कत होगी, मतलब इसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशन आएंगे, जो आप पावर दोगे, जो ये कांस्टेंट पावर दे रहा है, ये हमेशा कांस्टेंट पावर सोर्स होता है, ये कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है, उसके अंदर आप और वोल्टेज एडअप करोगे तो वो और पीक देगा, मतलब उसके अंदर सर्किट के अंदर और फ्लक्चुएशन होंगे वोल्टेज के। इसी के साथ में क्या होता है कि जैसे कि सोर्स और लोड है, ये अपना लोड है, ये बीच में ट्रांसमिशन लाइन है, इसके साथ में और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये पहला घर है, ये घर दूसरा है। आप इस सर्किट से समझो कि यहाँ पर ये सोर्स है, ये पावर दे रहा है इधर, ये अपना लोड है, ये लोड क्या कर रहा है, रिएक्टिव पावर भी दे रहा है, रिएक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर कौन सी है, ये वाली जो इसने पावर रिलीज करी है, ये पावर वापस बैक मारेगा ये इसी ट्रांसमिशन लाइन में। लेकिन सोर्स और लोड के एंड के ऊपर हम अकेले तो जुड़े हुए नहीं हैं, और भी बहुत सारे घर होते हैं जो जुड़े हुए हैं, घर ये है, एक घर ये है, एक आदमी ये है, बहुत सारे जुड़े होते हैं। तो रिएक्टिव पावर जाएगी इनको जहाँ जहाँ ये इस लाइन के अंदर, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जहाँ जहाँ ये लोग जुड़े हुए हैं, इन सभी के अंदर ये हर कहीं पर ये जाएगी, ये पावर इस सर्किट के अंदर फ्रीली फ्लो करेगी। ये एक्चुअली में क्या करती है कि साथ में जो प्योर साइन वेव होती है, वोल्टेज होती है, उस एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसके अंदर, ये स्पेन के अंदर ये रिएक्टिव पावर, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन है, इसके अंदर ही आएगी, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर तो कुछ नहीं है। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म्स होती हैं, उनको डिस्टॉर्ट कर देती है, मतलब उनके अंदर हार्मोनिक ऐड कर देती है। ये वोल्टेज, ये पावर की वेव फॉर्म्स असल में एक करंट और वोल्टेज वेव फॉर्म्स का प्रोडक्ट ही है, करंट और वोल्टेज ही है। तो उनको क्या कर देगी, ये फ्लक्चुएट कर देगी, मतलब उसे पर्टिकुलर टाइम के लिए सूट करेगी, मतलब कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो असली वोल्टेज होना चाहिए उससे कभी ज़्यादा जा रहा है या फिर उसको कम कर रहा है, यदि ये उसके नेगेटिव में है तो उसको सब्सट्रैक्ट कर रहा है, या पॉजिटिव में तो उसको बढ़ा दे रहा है। तो क्या रहेगी कि वो जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डिफॉर्म्ड, मतलब कि प्योर साइन वेव नहीं मिल करके डिस्टोर्टेड साइन वेव मिलेगी। डिस्टोर्टेड साइन वेव का ही मतलब होता है आपका पावर फैक्टर होगा वो वीक है, वो बेकार है पावर फैक्टर। तो हमेशा जो अपने एनर्जी मीटर होते हैं उनके अंदर पावर फैक्टर का भी वो कैलकुलेशन करते हैं। आपके पास में बेकार का पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के 1 तक होती है। जो थीटा एंगल है करंट और वोल्टेज वेवफॉर्म्स का, वही उसका कोस थीटा, वही क्या रहेगा, पावर फैक्टर। देखो करंट और वोल्टेज वेवफॉर्म्स के बीच में यदि कोई भी एंगल नहीं है, मतलब प्योर रेजिस्टेंस है, तो मतलब कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और कोस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, उसमें 0 रहेगी उस फॉर्म में। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। यदि आपका पावर फैक्टर 1 है तो वो आइडियल है और दी बेस्ट है, मतलब आपने सारी एनर्जी कंज्यूम करी अपने लोड में, आपने कोई भी सूट बैक नहीं किया, कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं करी। हमें रिलीज़ नहीं करनी, क्योंकि अपने जो सोर्स होते हैं वो कांस्टेंट पावर के सोर्स होते हैं, नहीं कि उनको हमें वापस एनर्जी रिलीज़ करके देनी है। ठीक है, तो पावर फैक्टर जितना अच्छा रहेगा, मतलब पावर फैक्टर तभी अच्छा रहेगा जब रिलीज एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, ये सबसे कम होनी चाहिए, ये सबसे कम रहेगी तभी पावर फैक्टर अच्छा होता है। ठीक है,
तो पावर फैक्टर को अच्छा करने के लिए, पावर फैक्टर बेकार होगा तो मतलब रिलीज एनर्जी ज़्यादा है और अपने ऊपर बिजली डिपार्टमेंट है वो क्या रहेगा, फाइन लगाएगा अपने ऊपर। फाइन लगाना, क्योंकि फाइन इसलिए लगाएगा कि जो हमारी जो रिलीज पावर है वो कई लोगों के अंदर, कई लोगों के घरों के अंदर वेव फॉर्म को डिस्टोर्ट कर दिया और उन सभी के पावर फैक्टर भी इसने बिगाड़ दिए। और हो सकता है कई हाउस होल्ड इक्विपमेंट होते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। ठीक है, इसको रिलीज करने के लिए एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जिस टाइम स्पेन के अंदर जो इंडक्टेंस होता है, जिस टाइम स्पेन के अंदर इंडक्टेंस पावर को रिलीज करता है, इंडक्टेंस पावर को रिलीज करता है, उसी टाइम स्पेन के अंदर जो कैपेसिटर होता है वो पावर को क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब ये रिलीज करेगा तो ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये रिलीज करेगा तो उसी टाइम ये कंज्यूम करेगा। सी, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। तो पावर फैक्टर को ठीक करने के लिए इसने जितनी भी इस टाइम स्पेन के अंदर जितनी भी पावर को इसने रिलीज किया, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक कैपेसिटर बैंक लगाएंगे, सी बैंक। बहुत सारे कैपेसिटर को इकट्ठा करके लगा देंगे। वो क्या करेगा कि इस टाइम स्पेन के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने रिलीज करी है उसको सारी को ये अपने कंज्यूम कर लेगा, तो इस सर्किट के अंदर आगे की ओर नहीं जाएगी। इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन। करेक्शन कर दिया, लोड तो अपना रिलीज कर रहा है लेकिन उसको हमने वहीं पर ख़त्म कर दिया अपने घर के अंदर ही। वो क्या करके, कैपेसिटर बैंक लगा करके। ठीक है, इससे अपना पावर फैक्टर भी अच्छा हो गया और आगे भी मतलब कि जो वोल्टेज जो सोर्स के ऊपर भी हमने किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाला। पावर फैक्टर को करेक्शन करके हम पावर फैक्टर 1 के नियर अबाउट ले जा सकते हैं। जनरली पावर फैक्टर आपके घरों का 0.9 से लेकर के 0.98 तक रहता है। कुछ लोग इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं वो 0.99 तक भी चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक, लेकिन 0.9 से 0.98 तक अपने को हमेशा रखना चाहिए। 0.95 जनरल होता है मतलब देखा जाए तो। ठीक है, पावर फैक्टर को हम फेजर रिप्रेजेंटेशन में करें या वेक्टर प्रेजेंटेशन में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, ये अपने पास में 3 पावर है, रिएक्टिव पावर और वर्किंग पावर। ये अपनी एक्टिव पावर है और रिएक्टिव पावर हमेशा इससे 90 डिग्री ऊपर की ओर रहेगी। ये अपनी वर्किंग पावर है। अपरेंट पावर क्या रहेगी, इन दोनों का वेक्टर सम हो रहेगी। और जो अपरेंट पावर और वर्किंग पावर है इन दोनों के बीच में ही पावर एंगल रहेगा। ये हमेशा रहेगा कोस। यहाँ पर मैंने फाई लिख दिया, ये सेम है एंगल दोनों का। ठीक है, कोस थीटा। ये हमेशा होता है वर्किंग पावर और अपरेंट पावर का रेशियो, और यही होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप लिख लेना। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वर्किंग पावर और अपरेंट पावर के बीच में क्या रिलेशनशिप है और रिएक्टिव पावर क्या होती है। आप इस डायग्राम से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो, रिएक्टिव पावर को मैं कम करता जाऊंगा, ये रिएक्टिव पावर इस सर्किट के अंदर, इसको बढ़ाते जाएंगे, रिएक्टिव पावर को बढ़ाते जाएंगे तो इसको यदि बढ़ाते जाओगे आप, इसको और बड़ा करते गए तो ये एंगल ऐसे बनता जाएगा, इसको और बढ़ाओगे तो ऐसे बनता जाएगा और थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी तो इसकी वैल्यू 0 की ओर आती जाएगी। थीटा बढ़ता जाएगा तो कोस थीटा की वैल्यू 0 की ओर जाती जाएगी और अपना पावर फैक्टर है वो क्या रहेगा, खराब होता जाएगा। इसी को यदि मैं कम करता जाऊँ, इसी को यदि आप कम करते जाओगे, इसको इतना और कम कर दिया और कम कर दिया तो थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और अपना पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। इस वेक्टर को हम कम करते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कम होती गई और पावर फैक्टर बढ़ता गया। इसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और पावर फैक्टर खराब होता जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ में आज का मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मेरे से, कोई भी कमेंट करना है, कोई भी नए लेक्चर के बारे में कोई क्यूरी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, थैंक यू।